फीचर्स ऑफ शेयर्स। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, इसके फिर पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में एक स्टोरी बताऊंगा डॉली ब्यूटी पार्लर, जिससे आपके सारे पॉइंट्स आराम से लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये 4 मार्क का शॉर्ट नोट आना चाहिए। 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करता नहीं, ज्यादातर तो शॉर्ट नोट ही आता है। ये पहली बात तो 4 मार्क का पकड़ लो। दूसरी बात, ये लिखना कैसे है। यू कैन हैव ए इंट्रोडक्शन, बी डेफिनेशन और सी फीचर्स ऑफ शेयर्स। अभी आप लोग बोलोगे इधर ब्लैंक क्यों है? क्योंकि जो डिस्टिंग्विश है बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर्स, उसके जो पॉइंट्स दिए हुए मैंने, देखो यहाँ पे 18 पॉइंट्स दिए हुए हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के। उसका डेफिनेशन को हटा दो और बाकी 2 से लेकर 18 पॉइंट, मतलब 17 पॉइंट फीचर्स बनते हैं। यदि एग्जाम में 10 से 15 पॉइंट लिखा जाए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा विद द ए इंट्रोडक्शन और बी डेफिनेशन। तो ये आसानी से लर्न होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये डिस्टिंग्विश को एक्सप्लेन करूंगा और यही पॉइंट नंबर 2 से 17 आप लोग यूज कर सकते हो फॉर द फीचर्स का, और यही पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो आई होप आपको समझ में आए एग्जाम में कैसे लिखना है, कितने मार्क्स का है। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैं डॉली ब्यूटी पार्लर का स्टोरी बताऊंगा, जिसकी मदद से आपके ये 18 के 18 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब वीडियो देखते रहो। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर्स, ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन कवर अप करवाएगा। शेयर्स के फीचर्स, डिबेंचर्स के फीचर्स और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो तुम्हारा कराएगा। ठीक है, अब देखो कितने बार पूछा है ये शेयर्स और डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बार पूछा है। शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अभी फीचर्स ऑफ शेयर्स भी एक क्वेश्चन है इधर तुम्हारे सामने। यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ शेयर 22 और ये 4 26 बार पूछा है। सो फीचर्स ऑफ शेयर्स तुमको समझ में आएगा ये क्वेश्चन का रेलेवेंस कितना ज्यादा है। क्या लॉजिक सबको समझा? यस और नो? ये देखो 26 और ये 4 30, मतलब ये क्वेश्चन 100% या तो फीचर्स ऑफ शेयर्स पूछेंगे, या तो फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स पूछेंगे, या तो डिस्टिंग्विश। ज्यादातर तो डिस्टिंग्विश आता है, लेकिन कुछ न कुछ या किसी न किसी रूप में तो ये आएगा ही आएगा। क्या सब लोग तैयार हैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए? यस सर। सो अभी हम एक एक करके पॉइंट्स देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तुम शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर पूछा तो भी सेम पॉइंट कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे सामने इसके पॉइंट्स आएंगे। इफ यू चेक आउट कितने हैं, 18 पॉइंट्स है। 5 मार्क के लिए मैं तो बोलूंगा सारे पॉइंट्स लिखना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। बट शेयर्स और डिवेंचर्स होता क्या है? सपोजिटली तुम एक कार खरीदने जाते हो, एक होंडा सिटी, लेट अस एज्यूम 10 लाख की गाड़ी है। वैसे वो महंगी है, लेकिन लेट अस एज्यूम 10 लाख की गाड़ी है। तुम बोलते हो तुम खुद का 6 लाख रुपया डालोगे और 4 लाख रुपया कर्जा लोगे। नाउ टेल मी, ओन कैपिटल कितना है तुम्हारा, बताओ? 6 लाख। 6 लाख। बोरोड कैपिटल कितना है तुम्हारा? 4 लाख। 4 लाख। याद रखो, शेयर्स मालिक डालता है, मतलब शेयर ओन्ड कैपिटल हुआ,
डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल हुआ। इसका मतलब यह है कि डिबेंचर्स एक प्रकार का कर्जा है जो एक कंपनी में भी सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही ले सकती है पब्लिक से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रोहिबिटेड है टू इश्यू डिबेंचर। तो जैसे कंपनी शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट कर्जा रहता है, वैसे डिबेंचर्स मीडियम और लॉन्ग टर्म का कर्जा है जो पब्लिक से लेती है। और तुम जब लोन लोगे कार के लिए तो तुमको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। उसी प्रकार से डिबेंचर को जो देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को, जो शेयर का मालिक है उसको शेयर होल्डर बोलेंगे, जो डिबेंचर का मालिक है उसको डिबेंचर होल्डर बोलेंगे। जैसे प्रूफ के तौर पर शेयर होल्डर को तुम शेयर सर्टिफिकेट देते हो, वैसे डिबेंचर होल्डर को तुम डिबेंचर सर्टिफिकेट दोगे। करेक्ट? शेयर होल्डर को रिटर्न्स में डिविडेंड दिया जाता है, उसी प्रकार से डिबेंचर होल्डर को रिटर्न्स में इंटरेस्ट दिया जाता है। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हारे सामने एक एक पॉइंट से मैं डिस्कस करूंगा। अब ये जो शेयर का डेफिनेशन है तुमको लर्न करना है। मतलब शेयर मीन्स या शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे 1000 ईंट है तो वो 1000 ईंट को शेयर कैपिटल बोलेंगे, और हर एक सिंगल लेवल पे जो ईंट है उसको शेयर बोलेंगे। जैसे एक ईंट 10 रुपए की, 100 ईंट है, 100 इंटू 10 1000 रुपए हुआ, 1000 रुपए को शेयर कैपिटल बोलेंगे। 1000 रुपया बना 100 भाग में, हर एक भाग 10 रुपए का, हर एक भाग को शेयर बोलते हैं। डिबेंचर क्या है? उसी प्रकार से तुम डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स कोई भी नाम से बोलो, लेकिन डिबेंचर एक प्रकार का कर्जा है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से लेती है। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 2, फेस वैल्यू। जो शेयर्स का फेस वैल्यू लो रहता है, 2 रुपया, 10 रुपया, डिबेंचर का फेस वैल्यू ज्यादा रहता है, 50-100 रुपया। जो शेयर्स है इसका पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म होगा। ऐसा सोचो 50 साल, 100 साल। वैसे टाइम फ्रेम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के केस में देना पड़ता है। इक्विटी शेयर्स तो कंपनी वापस करने वाली नहीं है, तब तो टाइम फ्रेम का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है? सो आई होप तुमको ये समझ में आ रहा है कि जो टाइम फ्रेम होता है शेयर्स का वो लॉन्ग टर्म है। प्रेफरेंस का तुम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बोल सकते हो, इधर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बोला है, बट टेक्निकली इट इज मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये टाइम फ्रेम है। और नेचर, शेयर्स ओन्ड कैपिटल है, ओनरशिप, जो शेयर्स मालिक है वो कंपनी का ओनर माना जाता है, इसलिए शेयर ओनरशिप कैपिटल है। डिबेंचर बोरोड, कर्जा लिया हुआ है। ठीक है? सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट की प्रूफ के तौर पर। जैसे कॉलेज तुमको आई कार्ड देता है, वैसे शेयर होल्डर को कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है, इधर डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, जो आदमी डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर है, डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का क्रेडिटर है, क्योंकि कंपनी ने कर्जा लिया है। जैसे बैलेंस शीट अपन ने जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं 12th स्टैंडर्ड का, वहां पे हम बैंक लोन लिखते हैं, लायबिलिटी साइड लिखते हैं, उसी प्रकार से डिबेंचर कर्जा है इसलिए लायबिलिटी साइड में आएगा, तो वो क्रेडिटर है। ठीक है ना? अपने को लौटाना है इसलिए डिबेंचर होल्डर का दर्जा है, लीगल स्टेटस है क्रेडिटर। रिटर्न्स, तुम शेयर होल्डर को रिटर्न्स में क्या दोगे? डिविडेंड। तुम डिबेंचर होल्डर को रिटर्न्स में क्या दोगे? ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है? रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी शेयर में जो डिविडेंड दोगे वो फ्लक्चुएटिंग है, कभी 0, कभी 10, कभी 20, 30, 40, 55, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। यदि तुमको बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हर साल 10% रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है? सो रेट ऑफ रिटर्न,
रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न्स में इंटरेस्ट दिया जाता है। अब तुम कार लोन लेते हो 4 लाख का, लेकिन तुमको पता ही नहीं बैंक कितना इंटरेस्ट लगाएगा, तो थोड़ी चलेगा ऐसा। तुमको पहले से पता होना चाहिए कितना इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड यहाँ पे, ठीक है। फिर वोटिंग राइट्स, मैंने बताया था जो शेयर होल्डर्स है उसके 2 मेन मीटिंग होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स अटेंड नहीं कर सकते हैं। सो वोटिंग राइट सीधी बात है डिबेंचर होल्डर्स को मिलना ही नहीं है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स कैनॉट अटेंड, कैनॉट वोट इन द मीटिंग। हाँ, डिबेंचर होल्डर्स का अलग से मीटिंग बुलाया जाए, कुछ उनका राइट्स में बदलाव करना है या डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बुलाया जा सकता है, बट वो रेयरली बुलाया जाता है। लेकिन शेयर होल्डर्स का मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग तो हर साल होगा। अभी तो टाइम फ्रेम भी आना शुरू हो गया, सितंबर 30 से पहले हर साल करना ही पड़ता है। उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स नहीं। करेक्ट। तो वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स को है, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं। कन्वर्जन, याद रखो, तुम मालिक है, मालिक कर्जदार कैसे बन सकता है, ठीक है ना। तो शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, मतलब कि तुमने 1 लाख रुपए का शेयर्स इश्यू किया, वो शेयर्स ही रहेगा। पर तुमने डिबेंचर 1 लाख का इश्यू किया, तुमने आगे 3 साल बाद बोला डिबेंचर्स को कि 1 लाख जो है वो हम शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तुमको क्या चलेगा। उन लोगों ने हाँ बोला, तो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शेयर्स। फॉर एग्जांपल 11th में तुम्हारा मैथ्स है, 12th में तुम शिफ्ट करके एसपी लेते हो, क्या पॉसिबल है? द आंसर इज यस। सो मैथ्स टू एसपी शिफ्टिंग पॉसिबल है, लेकिन एसपी टू मैथ्स कोई नहीं करता, ठीक है ना, वो वाली बात है। सो शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, बट डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। फिर रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ शेयर्स लाइफ टाइम में वापस किया नहीं जाता, सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो 20 साल के अंदर लौटाना पड़ता है। इक्विटी शेयर जब कंपनी बंद होती तभी तुम लौटाते हो, वरना लौटाते नहीं। डिबेंचर कर्जा है, तुमको लौटाना तो पड़ेगा ही, सीधा हिसाब है, रिपेबल। लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी तुमने कर्जा लिया तो लौटाना तो पड़ेगा। लेकिन शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स लौटाया नहीं जाता, कंपनी बंद होती तभी लौटाया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल है वो 20 साल के अंदर तुमको लौटाना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सब लोग क्लियर है? कंफर्म करो यस और नो। यस सर। फिर नेक्स्ट, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। नाउ जब कंपनी बंद होती है तो पैसा लौटाना पड़ता है, डिबेंचर्स का, शेयर्स का। अभी जैसे मैंने बोला, बताया था, एक लाइन ऐसा सोचो, फीस कलेक्शन के लिए कॉलेज में 2 लाइनें, जेंट्स की अलग, लेडीज की अलग। तुमने नोट किया होगा लेडीज का क्राउड कम रहता है, जेंट्स का ज्यादा रहता है, तो लेडीज को बेनिफिट मिलता है। तो जब कंपनी बंद होती है, कंपनी के संपत्ति बेचे जाते हैं, जो पैसा आता है उसमें तुम लौटाओगे, लेकिन लाइन में पहला खड़ा रहेगा डिबेंचर्स। सपोजिटली शेयर होल्डर्स ने 1 लाख मुझे दिए, डिबेंचर्स ने 1 लाख दिए, 2 लाख रुपया, कंपनी बंद हो गया, अभी मैं संपत्ति बेच रहा हूं, 1.5 लाख रुपया आया, तो आधा आधा नहीं कर सकते। पहले डिबेंचर्स को पूरा 1 लाख देना पड़ेगा, उसके बाद जो 50,000 बचा वो शेयर होल्डर्स को जाएगा। अच्छा, उन शेयर होल्डर्स में भी पहले प्रेफरेंस को देना पड़ेगा जो उनका बाकी होगा, और थोड़ा बहुत बचा वो इक्विटी को जाएगा, नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डूब जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर, मतलब इन शॉर्ट, शेयर्स और डिबेंचर्स में इंटरेस्ट भी पहले डिबेंचर्स को मिलेगा, फिर इंटरेस्ट तो प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट नहीं हो फिर भी इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सो इंटरेस्ट दो पहले, फिर डिविडेंड बाद में आएगा। लेकिन जो कंपनी बंद होती है उसमें भी जब पैसा लौटाना आता है तो पहले डिबेंचर्स को लौटाते हैं कंपनी की संपत्ति बेचने के बाद, फिर पैसा बचा तो शेयर होल्डर्स को, उसमें भी पहले प्रेफरेंस और लास्ट में इक्विटी। आया समझ में? अभी पोजीशन इन कंपनी बैलेंस शीट। अब जैसे मैं तुमको बोलूंगा टेलीविजन तो तुम बोलोगे ड्राइंग रूम, मैं बोलूंगा कि एलपीजी सिलेंडर तुम बोलोगे किचन, मैं बोलूंगा जैसे कि शावर, या जो जो रहता है ना स्प्रिंकलर शावर जो रहता है, तुम बोलोगे बाथरूम, ठीक है। मैं बोलूंगा विंडो, विंडो तो सब जगह रहता है, तो एक पोजीशन रहता है, ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा जो बैलेंस शीट है
तुमको पता है अपने फाइनल अकाउंट्स के 11th के 201 सम हुए, 12th के 161 सम करने वाले हैं। तो जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आता है, कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में आता है, लेकिन तुम नोट करो कैपिटल सबसे ऊपर आता है, क्रेडिटर्स उसके नीचे आता है। उसी प्रकार से कंपनी का बैलेंस शीट जो है उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंडर इक्विटी प्रेफरेंस आएगा। डिबेंचर्स का अलग जगह है लायबिलिटी साइड, वो सिक्योर्ड लोन्स के अंदर आता है। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? मतलब डिबेंचर्स शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर नहीं आएगा। जो बैलेंस शीट लायबिलिटी है कंपनी का, उसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। लायबिलिटी साइड में अपन कैसे बिल्स पेबल क्रेडिटर्स ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट में वो चलता नहीं है। उनका एक सीक्वेंस है कि शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, तो तुमको उस प्रॉपर हेडिंग के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा डाइनिंग टेबल या सोफा, तुम बोलोगे ड्राइंग रूम, उस ये पोजीशन है। मैं बोलूंगा यूटेंसिल, भांडे, तुम बोलोगे किचन। तो पोजीशन जो प्रिस्क्राइब्ड है, उसी प्रकार से डिबेंचर्स का पोजीशन सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा। कैश जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स का हेडिंग आएगा सबसे ऊपर, सबसे नंबर 1 पे रहेगा शेयर कैपिटल के अंदर। सो पोजीशन इन कंपनी बैलेंस शीट सबको समझ में आया? यस और नो? क्या सबको समझ में आया? कंफर्म करो, यस और नो? बोलो, सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. नाउ सिक्योरिटी। सपोजिटली मैं लड़कों से शेयर्स लेता हूँ, लड़कियों से डिबेंचर्स लेता हूँ। तो जब शेयर्स का पैसा आता है कंपनी को, तो कुछ भी गिरवी रखा नहीं जाता, क्योंकि तुम घर के मालिक हो, तुम खुद के नाम पर क्या गिरवी करोगे? तो शेयर होल्डर से जब पैसा लिया जाता है तो कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं की जाती। लेकिन जब डिबेंचर का कर्जा लेते हैं, हमने 1 लाख रुपए, तो मुझे मशीनरी, जमीन, बिल्डिंग, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा कंपलसरी। पहले अलाउड था अनसिक्योर्ड डिबेंचर, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। मतलब सारे डिबेंचर्स, कर्जे जब तुम लेते हो तो कुछ ना कुछ तुमको गिरवी देना पड़ेगा। मतलब डिबेंचर्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, शेयर होल्डर्स हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं। शेयर होल्डर्स में कुछ भी गिरवी देने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर्स में गिरवी कुछ संपत्ति करना पड़ेगा कि तुमने ब्याज दर या डिबेंचर का पैसा नहीं लौटाया। जैसे अपन सोना गिरवी करते हैं, तो क्या होता है, डिबेंचर से 1 लाख रुपए लिया मैंने, सोना गिरवी दे कर दिया, डिबेंचर होल्डर्स को मैंने पैसा लौटाया नहीं, सोना तो उनके पास है, वो बेच के अपना पैसा वसूलेंगे। शेयर होल्डर्स कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में जा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गिरवी कुछ भी नहीं है। क्या क्लियर हुआ इतना? यस और नो? क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। अभी शेयर बाजार है जहां पे शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, डिबेंचर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इक्विटी शेयर, अभी जैसे कि मैंने बताया था, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का शेयर अब पिछले साल मार्च में 8 रुपए का था, आज कुछ 65 रुपीज चल रहा है। 8 रुपए का 65 कितना गुना बढ़ा? 8 गुना बढ़ गया। लेकिन डिबेंचर 100 रुपए रहेगा तो 101, 102, 98, 99 उतना। मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट होता नहीं है डिबेंचर का, बहुत कम, 1%, 2% ही फ्लक्चुएट होता है, ज्यादा से ज्यादा 5%। लेकिन शेयर्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है। अभी जो मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स का शेयर बोला, वो 800% बढ़ गया। 100 रुपए का शेयर हो सकता है वो 1,500, 2,000 चला जाए। या रिलायंस का जो इन्फोकॉम का 900 रुपए का शेयर 1 रुपए में आ गया था। तो फ्लक्चुएशन शेयर्स का बहुत ज्यादा होता है, डिबेंचर का बहुत कम होता है। फर्क समझा तुमको? यस और नो? समझ में आया तुमको? यस और नो? Yes, sir. फिर सेकंड लास्ट है डिडक्शन एज एक्सपेंसेस। अभी तुमने फाइनल अकाउंट्स के काफी सम किए, मुझे बताओ, इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आता है, तुम कहां पर डालोगे? तुम कहां पर डालोगे? इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड है, तो तुम कहां लिखोगे उसको फाइनल अकाउंट्स में? बताओ।
Profit and loss debit, sir. सो कंपनी के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, क्या कंपनी वो खर्चे में दिखा सकती है? द आंसर इज यस. सो इंटरेस्ट कैन बी अ चार्ज, मतलब खर्चा अगेंस्ट द प्रॉफिट. प्रॉफिट में तुम माइनस कर सकते हो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 36 इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. इंटरेस्ट यदि कंपनी ने मशीनरी खरीदने के लिए कोई कर्जा लिया है या जो भी बिजनेस का है कंपनी का, उसके लिए जो भी कर्जा लिया है, तो कंपनी इंटरेस्ट दिखा सकती है खर्चे में. लेकिन डिविडेंड, कंपनी का जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के बाद उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड बांटा जाता है. सो टेक्निकली डिविडेंड को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट के बाद का स्टेप है डिविडेंड. इंटरेस्ट प्रॉफिट के पहले का स्टेप है, क्योंकि तुमने लोन लिया है मशीनरी से गुड्स बना के बेचोगे, नफा करोगे, तो इंटरेस्ट भरना होगा ना तुमको. सो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डाल सकते हैं, लेकिन कंपनी जो तुमको डिविडेंड देती है, कंपनी वो खर्चे में नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है. प्रॉफिट के बाद वाला स्टेप है इंटरेस्ट, प्रॉफिट के पहले का स्टेप है. सो डिडक्शन एज एक्सपेंसेस, डिविडेंड इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन. तुम बोलोगे डिविडेंड रिसीव तो आता है, वो तो शेयर होल्डर रिसीव करता है, वो तो पीएनएल क्रेडिट में इनकम के तौर पर डालेगा. मैं कंपनी का बोल रहा हूँ, कंपनी ने नफा किया, 100 लाख रुपए तुमने दिया, उसमें से 50,000 रुपए नफा किया, 20,000 डिविडेंड दे रहा है. सो जो कंपनी तुमको डिविडेंड दे रहा है 20,000, वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं डाल सकता, क्योंकि प्रॉफिट के बाद आता है. वही 20,000 इंटरेस्ट दिया होगा, तो वो पीएनएल डेबिट अलाउड है खर्चे में दिखाना. क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? क्या Yes, sir. सबको समझ में आया? ओके. नाउ अभी फोरफिटेड, ये तुमको एसपी में आगे आने वाला है, शॉर्ट में बताता हूँ. तुमने एक टीवी खरीदा, हफ्ते में 50,000 रुपए का टीवी है, नहीं 40,000 रुपए का टीवी है. नॉर्मली अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये लोग सब 8 महीने का हफ्ता देते हैं, मतलब तुमको 5-5 हजार रुपए का 8 हफ्ते का आएगा. 8 EMI जिसको बोलते हैं. तो तुमने 3 हफ्ते भरे टीवी के, चौथा हफ्ता भरा नहीं, फिर 5वां हफ्ता भी भरा नहीं, क्या बैंक आकर तुम्हारा टीवी जब्त कर सकता है? यस और नो बोलो. यस और नो बोलो. Yes, sir. उसी प्रकार से शेयर का कीमत है 10 रुपया, तुमने पे किया 6 रुपया, 4 रुपया बाकी है, कंपनी तुमसे मांगती है 4 रुपया, जिसको टेक्निकल भाषा में कॉल ऑन शेयर्स बोलते हैं. तुमने पे नहीं किया, क्या कंपनी तुम्हारे शेयर्स जब्त कर सकती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. तो शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, जब्त हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी. लेकिन तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड लोन लिया 1 लाख रुपए का, तुम स्टेट बैंक को बोलते हैं कि तुम्हारा लोन जब्त कर रहे हैं, हम लोग नहीं लौटाएंगे, ऐसा अलाउड है क्या? क्या लोन जब्त कर सकते हैं? द आंसर इज नो. तुम्हारा बैंक गोल्ड जब्त करेगा, बट तुमने सपोजिटली एक तुम्हारे फ्रेंड से 50,000 रुपए का कर्जा लिया, तुम फ्रेंड को बोलते हो कि भाई तेरे से 80,000 मांगा था, तूने 50,000 ही दिया, अब मैं जब्त कर रहा हूँ, 50,000 वापस दे दूंगा. क्या चलता ही है? द आंसर इज नो. कर्जा तो लौटा नहीं है. डू यू एग्री? डू यू एग्री? Yes, sir. तो कर्जा जब्त नहीं हो सकता, बट शेयर्स जब्त हो सकता है. क्या ये पॉइंट सबको समझा? यस और नो कंफर्म करो. 18 पॉइंट्स मैंने बताया. कंफर्म सबको? Yes. Yes, sir. और तुमको समझ में भी आ गया, कम से कम 26 बार ये सवाल 26 टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है. सो ये तुम्हारे 18 पॉइंट्स तुम्हारे सामने मैंने प्रेजेंट किया है. नाउ जैसे मैंने बताया, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी डेवलप किया है. क्या सब लोग तैयार हैं वो जो स्टोरी जो डेवलप किया है वो सुनने के लिए? क्या सब लोग तैयार हैं वो जो स्टोरी सुनने के लिए? Yes, sir. नाउ
स्टोरी तुम्हारा यहाँ पे चालू होता है। ना मैंने क्या किया है, इसमें जो डॉली ब्यूटी पार्लर का स्टोरी है उसको ही इधर इन्वॉल्व किया है, क्योंकि डिस्टिंग्विश के कुछ पॉइंट्स कॉमन है। चलो मैं बताता हूँ। याद है इक्विटी और प्रेफरेंस का जो स्टोरी था, ऑल्सो कॉल्ड एज पहला पॉइंट था। शेयर्स और डिबेंचर्स में ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट नहीं है, लेकिन याद है डॉली ब्यूटी पार्लर का जो स्टोरी था इक्विटी प्रेफरेंस में, वहां पे मैंने बताया था फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगा थी। याद है वो स्टोरी? हाँ सर। तो सेम यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 2, डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है। सेम पॉइंट जो इक्विटी प्रेफरेंस का था, और उसका फेस देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 पर उसका नेचर अच्छा है। ये भी मैच हो रहा है। देखो सेम पॉइंट इक्विटी प्रेफरेंस का इधर मैंने, और याद रखो मैंने नोट्स भी ऐसा डिजाइन किया है अपना कि इक्विटी प्रेफरेंस के पॉइंट्स और डिवेंचर के जो कॉमन पॉइंट्स है स्टार्टिंग के सेम है। सो डॉली ब्यूटी पार्लर का स्टोरी सिर्फ यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड एज नहीं है, बाकी सेम है कि डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। मतलब पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का डिस्टिंग्विश के साथ पॉइंट्स मैच होता है। इसलिए मैच होता नहीं था, वो मैंने डिजाइन करके मैच करवाया है सो दैट तुम्हारा लर्निंग इजी हो। सो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 क्या तुम्हारा लर्न हो गया है? लॉजिक समझ में आया? यस और नो? यस सर। अभी जो 5th पॉइंट है सर्टिफिकेट, ये इक्विटी प्रेफरेंस में नहीं था, ठीक है। 5th टू पॉइंट नंबर 9 मैंने यहाँ पे अलग डिजाइन किया है। 1, 2, 3, 4 के बाद में मैं चाहता हूं कि तुम लोग इमेजिन करो कि डॉली ब्यूटी पार्लर अपने ब्यूटी पार्लर में है, बैठी है, टेबल है, चेयर है। जैसे तुम कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो तुमने नोट किया होगा डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने ऑफिस में उनको जो सीओपी मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या सर्टिफिकेट जो मिलता है, वो दीवार में चिपकाया या टंगाया रहता है। देखा है तुमने कभी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दीवार में? चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पे भी सर्टिफिकेट कंपलसरी रहता है लगाना। क्या तुमने कभी सर्टिफिकेट देखा है डॉक्टर का दीवार में लगाया हुआ? क्या तुम बीमार नहीं होते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर तुम्हारे पास आता है? कब देखा है सर। देखा है? बाकी लोगों ने? देखा है सर। तो मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो कि डॉली ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई है, उसके पीछे एक दीवार है। मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो उस दीवार में एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ठीक है। पार्लर में डॉली जहां खड़ी है या बैठी है, दोनों तुम इमेजिन कर सकते हो। उसके बैक साइड दीवार में एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है। तुम्हारे सामने ये सर्टिफिकेट आ रहा है, दिख रहा है सर्टिफिकेट? दिखा? तुम्हारे विजुअल में आ गया? यस सर। अब मैंने क्या किया है, इस सर्टिफिकेट को 2 भाग में बांटा है। डॉली का जो सर्टिफिकेट है उसको 2 भाग में बांटा है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ओनर का नाम। ये नाम क्या लिखा रहेगा? डॉली ब्यूटी पार्लर ओनर। और उसका लीगल स्टेटस क्या है ओनर का? मतलब लीगल स्टेटस, शी इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस, मतलब शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। सो पॉइंट नंबर कैसे याद रखोगे? डॉली मीनिंग स्टैंडर्ड है। दूसरा, डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। वो जहां पे खड़ी है ब्यूटी पार्लर में, उसके बैठी है, सोचो उसके दीवार में एक सर्टिफिकेट है। ये पॉइंट नंबर 5 सर्टिफिकेट हो गया। उस सर्टिफिकेट के 2 पार्ट्स है। लेफ्ट हैंड साइड में ओनर है, ओनर का पॉइंट मतलब ओनर में 2 ओनर है, ओनर और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर। और राइट हैंड साइड में 2 है, रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ओनर और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, और राइट हैंड साइड में सर्टिफिकेट के रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न दिया। क्या 9 पॉइंट तुमको याद हो गए कॉमन सेंस से? यस और नो बताओ। यस सर। चलो वापिस से एक बार रिवाइज करते हैं। सो डॉली
फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। वो दीवार में ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई है। पीछे दीवार में एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है। सर्टिफिकेट के दो भाग है। लेफ्ट हैंड साइड ओनर है, राइट हैंड साइड में रिटर्न है। लेफ्ट हैंड साइड में ओनर मतलब लीगल स्टेटस ऑफ ओनर 2 पॉइंट्स हो गए। राइट हैंड साइड में रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न हो गया। करेक्ट। फिर 10वां पॉइंट जो है वोटिंग राइट्स, याद है मैंने बताया था इक्विटी प्रेफरेंस का सेम पॉइंट, वो वोट करता है कि उसको कटिंग का सर्विस चाहिए। याद है डॉली ब्यूटी पार्लर इक्विटी प्रेफरेंस में वोटिंग राइट्स था पॉइंट ये। Yes. उसके बाद कन्वर्जन, उसके हेयर परमानेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीन, ये भी पॉइंट था, याद है ना। 10वां और 11वां डॉली ब्यूटी पार्लर का ओरिजिनल जो इक्विटी प्रेफरेंस का स्टोरी का 10वां और 11वां पॉइंट है, यस और नो। 12वां वो उससे 5,000 रुपए मांगती है, ये भी पॉइंट इक्विटी और प्रेफरेंस में डिस्टिंग्विश था। सो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4 सेम इक्विटी प्रेफरेंस का है। पॉइंट नंबर 10, 11 और 12 सेम इक्विटी और प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश है। बीच के जो पॉइंट्स है 5, 6, 7, 8, 9 जो 5वां सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट का लेफ्ट हैंड साइड में ओनर और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर और राइट साइड में रिटर्न्स और रेट ऑफ रिटर्न, ये 500 सर्टिफिकेट से तुमको याद रहेंगे। क्या सबको यहां तक स्टोरी का लॉजिक्स और कनेक्शंस कनेक्ट हो रहा है? कंफर्म करो यस और नो। Yes, sir. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, फर्क इक्विटी और प्रेफरेंस और यहाँ पे मैंने एक ऐसा किया है कि पॉइंट नंबर 12 में रिटर्न ऑफ कैपिटल, वो कस्टमर को बोलती है ये कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर है, उसको बोलती है 5,000 रुपए दे। वो कस्टमर भाग जाता है, पैसा देता नहीं है डॉली को, तो डॉली को नुकसान होता है, बैड डेट्स होता है। तो मेरे को बताओ बैड डेट्स कहाँ पे डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे डालेंगे। तो वो खर्चे में दिखा देती है, डिडक्शन एज एक्सपेंस करना पड़ता है उसको, क्योंकि कस्टमर भाग गया है पैसे दिए बगैर। क्या समझ में आया? डिडक्शन एज एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से उसका बैलेंस शीट खराब होता है क्योंकि डेटर्स कम हो जाता है। सो कम उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है डॉली का, ठीक है। और उसने गोल्ड गिरवी रख के कर्जा लिया रहता है, लिक्विडेशन। मतलब ऐसा सोचो, वो 5,000 मांगती है, वो कस्टमर भाग जाता है, पैसे देता नहीं है, डॉली उसको एक्सपेंस ट्रीट करती है, लॉस ट्रीट करती है, बैलेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट डालती है बैड डेट्स, जिसकी वजह से उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है। डॉली का बैलेंस शीट खराब हो जाता है तो डॉली को ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ता है, विच इज लिक्विडेशन। पोजिशनल लिक्विडेशन मतलब धंधा बंद करना पड़ा। अब धंधा बंद करना पड़ा तो डॉली ने जब धंधा शुरू किया था तो डॉली के पास कुछ गोल्ड था जो डॉली ने बैंक में सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखा था, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर। बैंक क्या करता है, वो सिक्योरिटी को जब्त कर लेता है फोरफिट और मार्केट में बेच देता है अपना पैसा वसूलने के लिए। क्या सबको लॉजिक और स्टोरी समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. अभी इसको एक बार लास्ट रिवाइज करेंगे हम। सो इसमें पॉइंट नंबर 1 मीनिंग स्टैंडर्ड है। दूसरा, डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। वो जहाँ बैठी है डॉली ब्यूटी पार्लर ऑफिस या बिजनेस के अंदर, वहां पे उसके पीछे दीवार में एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में ओनर, राइट हैंड साइड में ओनर का रिटर्न्स है। लेफ्ट हैंड साइड में ओनर तो लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, राइट हैंड साइड में रिटर्न्स और रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद 3 पॉइंट्स इक्विटी प्रेफरेंस के साथ मेल खाता है, वोटिंग राइट्स, कन्वर्जन और रिटर्न ऑफ कैपिटल। उसके बाद पॉइंट में बदलाव होता है कि वो जो 5,000 रुपए मांगती है वो देता नहीं है, तो वो एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट डाल देती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है, उसका धंधा बंद हो जाता है, जिसको लिक्विडेशन बोलते हैं। पर धंधा बंद हो जाता है, पर उसने जो लोन लिया था गोल्ड गिरवी करके सिक्योरिटी के तौर पर देके, वो बैंक फोरफिट जब्त कर लेता है और बैंक ने जो कर्जा दिया वसूलने के लिए उस सोने को मार्केट में बेच देता है मार्केट वैल्यू से। क्या सबको ये स्टोरी समझ में आया? यस और नो?
यस और नो? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं या तो लाइव में हैं, मैं तुमको अभी 5 मिनट दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स बिना देखे लिख के निकालो। स्टोरी की मदद से कितने पॉइंट्स याद है मुझे पता चलेगा। यहाँ मैं वीडियो स्टॉप करूंगा, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं तुरंत 5 मिनट में क्या बोलते हैं, लिख के निकालो। और फिर जैसे तुम लिख के निकालोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन ब्लैंक कर रहा हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम पॉज कर लेना, तुम लिख लेना 18 पॉइंट्स, और फिर ये जो पॉइंट्स है चेक कर लेना 18 तुम्हारे कितने मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।